नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेटोरियल रीजन। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग ने रिसेंट अपलोड किया हुआ वीडियो सैम्पल ऑफ क्वेश्चन पेपर जो कि 2025 के जो सेवा एग्ज़ाम है उसमें और साथ ही इस यूनिट टेस्ट और हाफ ईयरली में आ सकते हैं, उसके कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं। तो काइंडली उसको देखिए और उसको पढ़िए, क्योंकि उसी तरह का एक क्वेश्चन पेपर इस बार सेट किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The equatorial region is located on both sides of the equator between 10 degree north and 10 degree साउथ लेटीट्यूड, यानी कि इक्वेटर का ऊपर 10 डिग्री और नीचे साउथ की ओर 10 डिग्री तक जितना भी एरिया है उसे हम लोग इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज हॉट एंड वेट, और यहाँ का जो क्लाइमेट है वह हॉट एंड वेट है। ड्यू टू वर्टिकल सन रेज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट एंड समर एंड विंटर इज़ वेरी लो इन दिस रीजन, और यहाँ सन रेज वर्टिकली पड़ता है जिसके चलते यहाँ का टेम्परेचर समर और विंटर में और साथ ही डे एंड नाइट में इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। डिफरेंस तो होगा लेकिन दोपहर को जैसा होगा रात में उसमें थोड़ा ही डिफरेंस देखने को मिलता है, या फिर समर में जैसा होगा विंटर में उससे थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। इट्स एवरेज एनुअल टेम्परेचर इज़ 27 डिग्री सेल्सियस, और इसका एवरेज एनुअल टेम्परेचर है लगभग 27 डिग्री सेल्सियस। वेल नोन फॉर हैवी रेनफॉल, दिस इक्वेटोरियल रीजन एक्सपीरियंसेस एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ 200 सेंटीमीटर, और यहाँ पे बारिश होते रहता है जिसके चलते यहाँ पे लगभग 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल हो जाता है। ऑलमोस्ट द इंटायर इक्वेटोरियल रीजन इज कवर्ड विद डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट, और टेम्परेचर ज़्यादा और बारिश भी ज़्यादा होने के चलते यहाँ पे एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, यानी कि ऑलमोस्ट इक्वेटोरियल रीजन में आपको डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। बेसाइड्स देयर आर इन्यूमरेबल स्मॉल श्रब्स एंड वेराइटी ऑफ क्लाइंबर्स, और एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट के साथ साथ यहाँ पे श्रब्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंबर्स भी देखने को मिलता है। ड्यू टू डेंस फॉरेस्ट कवर एंड प्रीवेलेंस ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ दिस रीजन इज नॉट सुइटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, और इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादा फॉरेस्ट होने के कारण और साथ ही यहाँ का ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा रेनफॉल जो कि थ्रू आउट द ईयर होते रहते हैं, इसीलिए इक्वेटोरियल रीजन जो है वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए इतना सुइटेबल नहीं है। द अमेजन रिवर बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका, कॉन्गो रिवर बेसिन प्रेजेंटली कॉल्ड चेरी बेसिन ऑफ अफ्रीका, गिनी कोस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका एंड द मलेशियन पेनिनसुला एंड इंडोनेशियन and Philippines islands of Southeast Asia are included in this equatorial region। और अमेजन रिवर बेसिन, कॉन्गो रिवर, ये सब सारे कहाँ पर है? आपके इक्वेटोरियल रीजन में ही स्थित है। It may be mentioned that both the Amazon and Congo basins still witness same physical environment as prevalent in the past। और यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है कि अमेजन और कॉन्गो बेसिन का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो स्ट्रक्चर है, वो पहले जैसा था वो आज भी वैसा ही है। Of course, the physical environment of Malaysia and Indonesia has changed significantly। लेकिन मलेशिया और इंडोनेशिया का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो बहुत चेंज हुआ है। A large part of the Amazon and Congo basin is covered with dense forest। अमेजन और कॉन्गो बेसिन का ज़्यादातर हिस्सा डेंस फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है। Such a forest is known as selvas in the Amazon river basin। तो एक फॉरेस्ट जो कि डेंस फॉरेस्ट है जो कि अमेजन और कॉन्गो बेसिन में स्थित है उसे सेल्वस कहा जाता है। और ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि अमेजन रिवर बेसिन में पाए जाने वाले जो डेंस फॉरेस्ट है उसे क्या कहते हैं, तो आंसर होगा आपका सेल्वस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल लिव हियर, और बहुत प्रकार के जीव जंतु आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मेनी एरियाज आर अगेन फील्ड विद लो लाइंग मर्शी लैंड, और ऐसे बहुत सारे एरियाज होंगे लो लाइंग जहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे जगह मिलेंगे आपको जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ और उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे भी देखने को मिलेगा। हैंस सच एनवायरनमेंट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, और ऐसा जगह ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, इंसानों के लिए रहन सहन के लिए सुइटेबल नहीं है। दिस रीजन इज़ हाईली इन्फेस्टेड विद वेरियस टाइप ऑफ मॉस्किटोज एंड इंसेक्ट, और यह एरिया में बहुत सारे मॉस्किटोज और इंसेक्ट भी पाए जाते हैं। द इंसिडेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज इज ऑल्सो वेरी हाई, और यहाँ पे बहुत सारे डिजीज भी देखे जाते हैं।
such unfavorable conditions have made human living in this region very difficult। और इतना अलग किस्म का या फिर अनफेवरेबल कंडीशन के चलते वहाँ पे इंसानों के लिए रहना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि वह एरिया ह्यूमन हैबिटेशन के लिए सूटेबल नहीं है। इट इज़ वेरी थिनली पॉपुलेटेड, और यह एरिया में लोग तो रहते लेकिन लोगों का जनसंख्या जो है बहुत कम है। दिस रीजन इज़ लार्जली इनहेबिटेड बाय द होमलेस एब्रोगिनिस, और यह एरिया में ज़्यादातर होमलेस एब्रोगिनिस देखे जाते हैं, यानी कि जिसके घर वगैरह नहीं है वो लोग वहाँ पे देखे जाते हैं। दिस टाइप ऑफ पीपल लिविंग इन द कॉन्गो बेसिन एरिया इज नोन एज पिग्मी, और यह सारे लोग जो कि कॉन्गो बेसिन में पाए जाते हैं जिनका कोई परमानेंट होम नहीं है उन्हें पिग्मी कहा जाता है। तो पिग्मी कहाँ रहते हैं, तो बोलने से कॉन्गो बेसिन में रहते हैं जो कि इक्वेटोरियल रीजन में स्थित है। These people make their living through hunting, fishing and gathering food from the forest, और वहाँ पे रहने वाले लोग यानी कि पिग्मी लोग अपना जो खाना है वो किस तरह से कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, हंटिंग के थ्रू, फिशिंग, एंड दे ऑल्सो कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड फ्रॉम द फॉरेस्ट itself. In some areas, potato type of crops and banana are produced through shifting cultivation. इक्वेटोरियल रीजन में ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पे पोटैटो का खेती साथ ही बनाना का खेती शिफ्टिंग कल्टीवेशन के थ्रू उगाए जाते हैं। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ दिस रीजन इज़ वेरी बैकवर्ड, और इक्वेटोरियल रीजन का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत बैकवर्ड है। द रिवर्स आर द इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी है वो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि वहाँ का जो रोड वगैरह है वो इतना अच्छा नहीं है। दिस रीजन डज नॉट हैव कम्युनिकेशन विद द डेवलप्ड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, और कॉन्गो रिवर बेसिन एरिया के लोग और साथ ही अमेजन रिवर बेसिन के जो लोग हैं वो लोग बाकी डेवलप कंट्री के साथ इतना कम्युनिकेशन उन लोगों का नहीं रहता है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द रीजन आर स्टिल सोशियो इकोनॉमिकली वेरी बैकवर्ड, और इक्वेटोरियल रीजन के बहुत सारे ऐसी जगह अभी भी है जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। इट्स नेचुरल रिसोर्सेज हैव ऑल्सो नॉट बिन एडुकेटली एक्सप्लॉयटेड, और इक्वेटोरियल रीजन में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको अच्छा से इस्तेमाल नहीं किया गया है अभी तक, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी ठीक नहीं है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक नहीं है, जिसके चलते वहाँ के लोग अभी भी बैकवर्ड ही है। दो लोकेटेड इन द इक्वेटोरियल रीजन एंड द कंडीशंस इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कॉन्गो एंड अमेजन रीजन्स एज डिस्कस्ड एबव। जैसे कि हम लोग जानते हैं इंडोनेशिया और मलेशिया भी इक्वेटोरियल रीजन में ही शामिल है, स्थित है, लेकिन इन लोगों का कंडीशन कॉन्गो और अमेजन रीजन से कम्प्लीटली अपोजिट है। कॉन्गो एंड अमेजन रीजन में अभी हम लोगों ने पढ़ा अभी भी बैकवर्ड है, वहाँ के लोग अभी भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के थ्रू कल्टीवेशन कर रहे हैं, वो लोग अपना जो खाना है हंटिंग के जरिए कलेक्शन करते हैं और इतना डेवलप भी नहीं है। वहीं अगर हम लोग देखेंगे मलेशिया और इंडोनेशिया, वहाँ कम्प्लीटली अलग है। Due to availability of fertile soil derived from the lavas, the people living in the Java island of Indonesia and some areas of the Philippines have been carrying out permanent agriculture for livelihood for the last several centuries. जावा आइलैंड जो कि इंडोनेशिया में स्थित है, वहाँ पे लावा निकलने के चलते वहाँ का जो सॉइल जो है वो फर्टाइल हुआ, और वहाँ लोग क्या करते हैं, परमानेंट खेती करते हैं, जो कि उन लोगों के लिए लाइवलीहुड के लिए काम आता है, जो कि वो लोग बहुत सालों से करके आ रहे हैं। द फार्मर्स ऑफ दिस रीजन कल्टिवेट द लैंड बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड कंस्ट्रक्टिंग टेरेसेस ऑन द हिल स्लोप्स। और इंडोनेशिया और का जो जावा आइलैंड है या फिर सम पार्ट ऑफ इन फिलीपींस, पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, जंगलों को क्लियर करके वहाँ पे टेरेसेस बनाते हैं हिल स्लोप्स में, जो कि खेती करने के लिए अच्छा रहता है। लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ऑल्सो कल्टिवेटेड इन द लो लाइंग एरियाज, और बहुत क्या करते हैं टाइप्स ऑफ खेती किया जाता है लो लाइंग एरियाज में। राइस इज़ द मेन क्रॉप ऑफ द रीजन, और वहाँ का मेन खेती क्या है, राइस है। ऑन द अदर हैंड मलेशिया, इंडोनेशिया एंड ए लार्ज पार्ट ऑफ श्रीलंका हैव एडवांस्ड स्पेशली थ्रू प्लांटेशन एग्रीकल्चर। मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका का ज़्यादातर हिस्सा एडवांस हो चुका है प्लांटेशन एग्रीकल्चर के चलते। Initially, the British began the production of rubber, tea and coffee in this region through plantation method of farming. Beginning में ब्रिटिश ने ही प्लांटेशन फार्मिंग स्टार्ट किया, रबर, टी, कॉफ़ी वगैरह का प्लांटेशन करके, और वहीं से हम लोगों ने भी सीखा। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन यूज टू बी एक्सपोर्टेड टू ग्रेट ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप, और उस समय ज़्यादातर खेती जो कि प्लांटेशन क्रॉप से प्रोड्यूस किया गया ग्रेट ब्रिटेन में
भेजा जाता था या फिर यूरोप के अन्य देशों में भी। नोटेबली मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ मलेशियन पेनिनसुला आर कवर्ड विथ रोज ऑफ रबर प्लांटेशन। अभी भी मलेशिया का ज़्यादातर हिस्सा रबर प्लांटेशन से कवर किया हुआ है। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द होल रीजन इज डेवलप्ड थ्रू ए डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज। और मलेशिया का जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत एडवांस है। Hence this region now does not have the very natural environment of the equatorial forest, जिसके चलते इक्वेटोरियल फॉरेस्ट या फिर डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है। इट इज़ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड अबव 1000 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। और इंडोनेशिया मलेशिया तरफ क्या है, इसका जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। द इंटायर रीजन हैज़ विटनेस्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस थ्रू रबर प्लांटेशन अलॉन्ग विथ टी एंड कॉफ़ी कल्टीवेशन। और यहाँ पे आपको रबर प्लांटेशन और टी साथ ही कॉफ़ी कल्टीवेशन भी देखने को मिलता है, जिसके चलते डेवलपमेंट भी हो रहा है। द मेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग हैज़ इम्प्रूव्ड। और वहाँ पे लोगों का रहने का जो रहन सहन है अभी वो इम्प्रूव हो चुका है। द मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैव ऑल्सो एक्सपांडेड इन दिस रीजन। और इक्वेटोरियल रीजन में धीरे धीरे करके मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी बहुत डेवलप या फिर एक्सपांड हुआ है। तो इसी के साथ ये छोटा सा टॉपिक यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉनसून रीजन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला।